मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आपका 10वां जो लेसन है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन, ये आपके पद्य भाग का आखिरी पाठ है। तो इसे शुरू करवा रहे हैं आज हम। कविता का नाम है मेरा नया बचपन। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इनकी कविता को पढ़ने से पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 1904 ईस्वी के अंदर हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में और देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु जो है वो 1948 ईस्वी में। इनकी मृत्यु ऐसे में हो गई थी, एक कार दुर्घटना के अंदर इनका देहावसान या इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 के अंदर। अपने समय की लोकप्रिय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ इनका? प्रयाग के अंदर, जिसको इलाहाबाद भी कहते हैं। तो प्रयाग या इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म सन 1904 ईस्वी के अंदर हुआ था तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई, यानी कि प्रयाग में ही इनकी जो शुरुआती जो शिक्षा थी, पढ़ाई थी, वो प्रयाग में ही हुई। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी तथा 5 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी थी। तो शुरू से ही साहित्यिक जो चीज़ें थी उनके अंदर इनकी रुचि रही थी और इसी वजह से जब ये मात्र 5 वर्ष की थी तब इन्होंने अपनी पहली कविता लिख दी थी। सिर्फ 5 वर्ष की उम्र के अंदर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की तथा कई बार जेल भी गई। यानी कि देश को आज़ाद करवाने के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में सक्रिय रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान ने भाग लिया था देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, और इस कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। वे साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रही। मूलतः वे कवयित्री थी, अर्थात मूल रूप से क्या थी? वे कवयित्री, अर्थात गद्य लेखक नहीं थी, मूल रूप से वो कवयित्री थी। तथा उनकी कविताओं में 2 प्रवृत्तियां मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? पहली तो राष्ट्रीय भावना की, तो द्वितीय घरेलू जीवन की। तो पहली जो बात देखने को मिलती है उनकी कविताओं में वो है राष्ट्रीय भावना, यानी कि देश के प्रति जो उनका कर्तव्य था वो देखने को मिलता है। और दूसरा जो घरेलू जीवन है, उस घरेलू जीवन की झलक भी उनकी कविता में दिखाई देती है। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं पर समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, अर्थात जन्म से ही जो कविता लिखने की प्रतिभा थी वो जन्म से ही उनके अंदर मौजूद थी। इसलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जटिल से जटिल विषय को, यानी कि जो कठिन से कठिन विषय जो होते हैं, उन कठिन विषयों को भी सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती, यानी कि कह देती हैं। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादात्म्य बहुत कम रचनाकारों में मिलता है। तो यानी कि भाव और उस भावों को अभिव्यक्त करने का जो तरीका है, उन दोनों का तादात्म्य अर्थात तालमेल जो होता है, तादात्म्य का मतलब होता है तालमेल, सामंजस्य। तो सामंजस्य बहुत कम रचनाकारों के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए कोई भी भाव उनकी कविता में आरोपित नहीं लगता। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत के छंद में झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों की परिचायक है। यानी कि लोकगीत के रूप में उनके द्वारा लिखी जो कविता है झांसी की रानी, यानी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये जो कविता है ये इनकी ओजस्वी कविता है और प्रतिभा और दृष्टि दोनों की परिचय देती है। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था। तो भाई उस समय जब लिखी थी ये कविता तो इसमें देशभक्ति की भावना थी इस कविता के अंदर, इसलिए अंग्रेज सरकार ने इनकी कविता को क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। पर यह लोगों को कंठस्थ थी, यानी कि उस समय के लोगों को ये कंठस्थ अर्थात मुँह ज़बानी याद हो गई थी। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषा भाषी जनता को खूब प्रेरित किया, यानी कि बहुत प्रेरणा दी भारतीय जनता को इस कविता ने। सुभद्रा कुमारी चौहान ने
कहानी और निबंध विधाओं में भी लिखा, यानी कि कविता तो लिखी, साथ में कहानियाँ भी लिखी है और निबंध भी लिखे हैं। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन है, यानी कि जितनी भी इन्होंने कहानियाँ लिखी है वो किसके अंदर संकलित की गई है? बिखरे मोती और उन्मादिनी नाम के कहानी संकलनों में इनको संकलित किया गया है। उनकी कहानियों में उदात उदात का मतलब होता है ऊंचे आदर्शवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार शैक्सपियर पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाता है। ये शैक्सपियर पुरस्कार किसकी ओर से दिया जाता है? हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से शैक्सपियर पुरस्कार दिया जाता है। तो उनकी रचनाओं के ऊपर इनको 2 बार शैक्सपियर पुरस्कार मिल चुका है। उनके निबंध की समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित है। तो उनके जो निबंध हैं वो भी समसामयिक समस्याएं, अर्थात उस समय की तात्कालिक जो समस्याएं थी उन समस्याओं को आधार बना करके ये निबंध लिखे गए हैं। उनकी पहचान एक सजग कवयित्री के रूप में है, जिसने राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दी। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता। मेरा नया बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी और भाव प्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला, यह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी यह कविता अपनी तरह दुर्लभ कविता है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, यानी कि बचपन का जो समय होता है वो सबसे जीवन का सुंदर समय होता है, जिस समय कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती और बच्चा जो है मस्ती में मस्त रहता है, जहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोया हुआ बचपन जो है वो पुनः लौट आता है। तो लेखिका की जो बेटी है उस बेटी के माध्यम से लेखिका जो है अपना खोया हुआ बचपन वापस जीती है। अब उनकी कविता देख लेते हैं ये कि मेरा नया बचपन। देखिए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, अर्थात अपने बचपन को संबोधित करते हुए कवि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि हे मेरे बचपन, मुझे तुम्हारी जो मधुर यादें हैं वो बार बार आती हैं। अर्थात बचपन का जो समय था वो बहुत ही अनोखा और अच्छा समय था और उसकी जो मीठी यादें हैं वो यादें मुझे बार बार आती हैं। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, अर्थात कवयित्री कहती है कि गया ले गया तू, कौन ले गया? बचपन, अर्थात बचपन चला जाता है, जवानी जब आ जाती है तो कवयित्री अपने उस बचपन से कहती है कि तू तो चला गया और मेरे जीवन की जो मस्त खुशियाँ थी वो भी तेरे साथ ही चली गई हैं। यानी कि अब युवा अवस्था आ गई है और बचपन का जो आनंद था, बचपन की जो खुशियाँ थी, बचपन की जो मस्ती थी वो सब तेरे साथ ही चली गई। आगे देखिए क्या कहती है कि चिंता रहित खेलना खाना और वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, अर्थात कवयित्री कहती है कि चिंता रहित खेलना खाना, यानी कि बचपन के अंदर किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, कहाँ खेल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो इन चीज़ों की किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती थी। और वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, निर्भय का मतलब बिना डर के, स्वच्छंद का मतलब खुले में, अर्थात निर्भय होकर बिना डर के क्या कर रहे थे? हम फिरते थे, घूमते थे, खेलते थे। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, अर्थात बचपन का जो अतुलित, अतुलित का मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके या जिसे तोला ना जा सके, तो बचपन का जो अतुलित आनंद था उस आनंद को इस जीवन में कैसे भुलाया जा सकता है। आगे कहती है कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, अर्थात कवयित्री कहती है कि बचपन के अंदर ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था कि वह कौन ऊंचा है कौन नीचा है। छुआछूत किसने जानी, और छुआछूत की भावनाओं को भी नहीं पता था कि भाई किसको छूना है और किसको नहीं छूना है। तो न तो ऊंच नीच का पता था, ऊंच नीच का मतलब न तो अमीर गरीब का पता था और न अछूत की बात का पता था। अरे बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चीथड़ों में रानी, अर्थात बचपन के अंदर हमारी जो झोंपड़ी हुआ करती थी, झोंपड़ी बनाते थे और उन झोंपड़ियों के अंदर जो रानी होती थी, गुड़िया रानी जो होती थी, गुड़िया रानी का खेल खेलते थे और गुड़िया रानी जो है उसको चिथड़ों के अर्थात फटे पुराने कपड़ों के अंदर सजा करके और हम खेल खेला करते थे। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, अर्थात आगे कवयित्री कहती है कि दूध के मैंने क्या कर दिए? कुल्ले कर दिए। माँ दूध पिलाती थी और दूध पीने के बाद में दूध का तो कुल्ला कर दिया और अंगूठा चूस चूस के सुधा पिया। सुधा पीना का मतलब, सुधा का मतलब होता है अमृत, अर्थात अमृत पीने का आनंद प्राप्त किया। किसमें? अंगूठे चूसने में अमृत की प्राप्ति का सा आनंद आता था। किलकारी किल्लोल मचा कर सूना घर आबाद किया, बचपन के अंदर खेल खेल में जब किलकारियाँ मचाते थे, किल्लोल करते थे, खेलते कूदते थे, तो सूना जो घर होता था उस सूने घर को आबाद कर दिया करते थे, चहल पहल कर दिया करते थे घर में। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, और बचपन के अंदर जो रोना था और मचलना था वो भी बड़े क्या करते थे? आनंद
दिलाते थे, यानी कि बड़ा मन आनंदित हो जाता था रोने और मचल जाने के अंदर भी। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और जब बड़े बड़े आंसू आते थे तो आंसुओं की चेहरे के ऊपर, गर्दन के ऊपर क्या बन जाती थी, एक जयमाला सी बन जाती थी। और जयमाला इसको इसलिए कहा गया कि बच्चे जब रोते हैं तो घर वाले जो होते हैं उनकी जो जिद होती है उस जिद को भी क्या कर देते हैं, पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से वो जय अर्थात जीत की माला भी बन जाते थे। कौन? आंसू जो होते थे वो हमारी जीत की माला बन जाते थे, यानी कि हमारी जो इच्छाएं होती थी वो रोने से क्या हो जाती थी, पूरी हो जाती थी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आगे जो पद कविता के बच रहे हैं वो कल हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।